नमस्ते बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों में अंतर और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन में अंतर। ठीक है, कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बनिक मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी। क्या बताया था मैंने आपको? कार्बनिक रसायन किससे बनते हैं? वनस्पति और जीव जंतुओं से। यानी ऐसे रसायन जो हमें वनस्पति और जीव जंतुओं से प्राप्त हो उन्हें हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। ओके, और जो हमें खदानों से प्राप्त हो, पृथ्वी के अंदर से प्राप्त हो, फॉर एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, है ना, ये सब चीजें जो हमें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होती हैं, खदानों में से प्राप्त होती हैं, सोना वगैरह, है ना, ये जो है ये सभी अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जो खदानों से प्राप्त हो वो अकार्बनिक रसायन में आएंगे, जो जीव जंतु और वनस्पति से प्राप्त हो वो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आएंगे। ओके, अब जो कार्बनिक रसायन होती है उसमें जो पदार्थ आते हैं ना उनमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बनिक रसायन इंपॉर्टेंट कौन है? कार्बन। और मैं आपको इसकी जो विशेषताएं बताई थी उसमें बताया था कि उसमें क्या पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। और प्रति वर्ष अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि जितने प्रोडक्ट हैं उतने ही हैं। ठीक है, प्रति वर्ष 7000 तक नए यौगिकों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि है ना कार्बन जो होता है इनका आकार क्या होता है? छोटा, और अतिव्यापन की प्रवृत्ति अधिक होती है, तो वो किसी भी रूप में अतिव्यापित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। इसीलिए प्रति वर्ष 7000 तक नए यौगिकों का निर्माण होता है और कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। और नए नए यौगिक तो बनते हैं परंतु उनमें जो गुण होते हैं ना वो लगभग समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। ओके, अब हम यहाँ देखें तो अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं ना उनमें श्रृंखलन का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, ये चीज हो गई। और कुल यौगिकों की संख्या 7500। अब यौगिक कैसे बनेंगे? जितने हैं उतने ही है, तो लगभग कितनी है इनकी संख्या? 7500। ओके, और जबकि इसमें अगर हम देखें तो 7000 प्रति वर्ष बन रहे हैं, तो सोचिए कितने सारे होंगे। ओके, तो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो एक नए टाइप से आपस में जुड़कर नए यौगिकों का प्रतिवर्ष निर्माण कर रहे हैं। इनकी संख्या निश्चित है 7500, अभी वो उतनी ही है। ओके, आगे हम देखें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना वो आपस में सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। सहसंयोजी बंध क्या होता है? जिसमें आपस में बराबर की हिस्सेदारी है। सपोज दैट हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो जब इसके पास में, हाइड्रोजन के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन खाली है, तो ये क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, और दोनों अपना अपना स्तर कर देते हैं। तो दोनों ने बराबर का योगदान दिया। हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। ओके, तो इस तरह से अगर बराबर की हिस्सेदारी होती है तो उसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। और ये गुण पाया जाता है कार्बनिक यौगिकों में। ओके, जबकि जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं ना उनमें सोडियम है, ठीक है, Na+Cl-, तो ये क्या होता है? वैद्युत संयोजक बन पाए जाते हैं। किसमें? अकार्बनिक में। सोडियम है, अकार्बनिक पदार्थ है, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा और NaCl बना देगा। वैद्युत संयोजक मींस धनायन और ऋणायन आपस में जुड़कर बंध का निर्माण करें। Na और Cl आपस में जुड़ जाएगा प्लस और माइनस चार्ज के थ्रू, तो उसे हम वैद्युत संयोजक बन कहते हैं। तो अकार्बनिक रसायन में कौन सा संयोजक बन पाया जाता है? वैद्युत संयोजक बन। और कार्बनिक रसायन में सहसंयोजक बन पाया जाता है। ये प्रायः जो होते हैं वाष्पशील होते हैं, मींस वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी रासायनिक पदार्थ होगा अगर आप उसे गर्म करोगे तो वो वाष्पित हो जाता है। ठीक है, द्रव से वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ये अवाष्पशील होते हैं, वाष्पित नहीं होंगे। ओके, ये जल में अघुलनशील है, आप इसे घोल नहीं पाओगे, और ये जल में क्या हो जाता है? आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों में समानताएं पाई जाती है। मैंने बताया था आपको बहुत सारे बन रहे हैं यौगिक, लेकिन उनमें गुणों में क्या होती है? समानताएं पाई जाती है, बट इनमें वो समानताएं नहीं पाई जाती है। ये अलग अलग अपना कैरेक्टर प्रदर्शित करते हैं, तो ये इनके अंतर है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम ऊर्ध्वपातन के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं ऊर्ध्वपातन के बारे में। क्या होता है ऊर्ध्वपातन? क्या होता है? जब कोई ठोस पदार्थ, देखिए पानी जो होता है, पानी में अगर हम ठोस के रूप में देखें तो बर्फ है। बर्फ अगर पिघलेगी तो वो क्या बनाएगी? जल। फिर जल को अगर हम और गर्म करेंगे तो वो कहाँ में परिवर्तित होगा? वाष्प। तो जो सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है? ठोस पहले
द्रव में परिवर्तित होता है और गर्म करने पर, जब हम ठोस को गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदलेगा और द्रव को गर्म करेंगे तो वाष्प में बदलेगा। बट कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं किसमें, वाष्प में। द्रव में परिवर्तित ना होकर वो डायरेक्ट किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, वाष्प में, द्रव में परिवर्तित नहीं होंगे। उन पदार्थ, उस अभिक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो ऐसे पदार्थ जिनमें ठोस तो डायरेक्ट में कन्वर्ट हो गर्म होने पर गैसीय। फॉर एग्जाम्पल के लिए कपूर आप देखते हैं ठोस होता है, जब आप उसे गर्म करते हो तो वो पिघलेगा नहीं, वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होगा, वाष्प में। ओके, तो उस अभिक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये जो ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया होती है उसके लिए मैंने ये बनाया है डायग्राम, इसमें अपन अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर मैंने नैप्थलीन लिया है, नैप्थलीन, बेंजोइक अम्ल और कपूर, इन सबको शुद्ध करने के लिए किस तरह से हम शुद्ध करें उसके लिए हम इस प्रोसेस का उपयोग करते हैं। क्या किया जाता है, ऊर्ध्वपातन का गुण किन किन में पाया जाता है, कपूर में, बेंजोइक अम्ल में, नैप्थलीन में। ये क्या होते हैं, डायरेक्टली ठोस से काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाष्प में। ठीक है, तो उनको शुद्ध कैसे किया जाए, क्या होता है, अशुद्ध नैप्थलीन लेंगे पहले हम। ठीक है, अशुद्ध नैप्थलीन लिया तो वो ठोस है, उसमें नैप्थलीन है और प्लस अशुद्धियां मिली हुई है। ओके, दो चीजें। अशुद्ध नैप्थलीन को अब किस तरह से शुद्ध किया जाए, आपको कुछ नहीं करना है। इस पात्र को मैंने बालू रेत या जल में रख लिया जिससे कि वो डायरेक्टली हीट के कांटेक्ट में ना आए। ये बर्नर है जिसकी सहायता से मैं इसे जलाऊंगी, इसको गर्म करूंगी। ठीक है, और ये हमने पानी में या बालू रेत में रखना है इस पात्र को। ये गोल पेंटी का फ्लास्क है और इसमें मैंने रुई लगाई। क्या लगाई है, रुई। ओके, जिससे कि पदार्थ जो है वाष्प बन के बाहर ना उड़ जाए। ओके, इतना करना है हमको। उसके बाद हम क्या करेंगे, गर्म करना प्रारंभ करेंगे। तो जो शुद्ध नैप्थलीन होता है ना, गर्म होके, अब नैप्थलीन का गुण क्या होता है, ठोस से काय में परिवर्तित होना, वाष्प में। तो जब हमने गर्म किया उसको तो ये ठोस से काय में परिवर्तित हो गया, वाष्प में, और वाष्प में परिवर्तित होके ये गोल पेंटी के फ्लास्क की जो दीवारें होती है ना, उस पर शुद्ध नैप्थलीन एकत्रित हो जाए। ओके, और जो अशुद्धियां वो नीचे रह जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, अशुद्धियों को अलग कर लेते हैं और शुद्ध नैप्थलीन को हम प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से हम ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया के द्वारा अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं ना, जिनमें ऊर्ध्वपातन का गुण होता है, उनको शुद्ध किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में अब हम नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।